बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन की थी, इसके दो टाइप्स के बारे में, और उसमें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में बात की थी। उसमें एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था। उसमें हमने बताया था कि एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, यानी 2 ATP सिर्फ प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। आज इंशाल्लाह बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। तो स्टार्ट से मैंने आप लोगों को बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें प्री ऑक्सीजन ज़रूरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी प्री ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी में फूड मॉलिक्यूल का, यानी जो ग्लूकोज होते हैं, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एज अ रिज़ल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज के साथ जब प्री ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, एज अ रिज़ल्ट वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATPs। यहाँ पर नेट गेन लिखा गया है। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए इस प्रोसेस के दौरान टोटल 38 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर खर्च हो जाते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर यूज़ होती है। तो इसलिए नेट गेन 36 ATPs होते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है जो साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा स्टेप क्रिब्स साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और तीसरा स्टेप ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, जिस तरह हमें मालूम है ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। इस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और जिस तरह हम जानते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन्स हैं। इट इज़ एन 6 कार्बन कंपाउंड। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये 3 कार्बन कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान स्प्लिट होता है 3 कार्बन कंपाउंड यानी 2 पायरोविक एसिड में, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। और इसी प्रोसेस के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जो पहला स्टेप है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन का भी हिस्सा है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी हिस्सा है। दूसरा क्रिब्स साइकिल है। इसको क्रिब्स साइकिल क्यों कहा जाता है? तो सर हैंस क्रिब ने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व या डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसका नाम क्रिब्स साइकिल रखा गया। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। बेटा आप याद रखिए, जब एक सेल में ग्लाइकोलिसिस का अमल कंप्लीट हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास
ऑफ पायरुविक एसिड मौजूद हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान बने। तो जब क्रिब्स साइकिल स्टार्ट होता है तो क्रिब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड पर एक्शन नहीं किया जा सकता। तो बिफोर क्रिब्स साइकिल जो पायरुविक एसिड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एसिटाइल को एंजाइम्स ए में। ये एसिटाइल को एंजाइम्स ए क्या चीज़ हैं? ये 2 कार्बन कंपाउंड हैं। पायरुविक एसिड जो थे वो 3 कार्बन कंपाउंड, अब वो चेंज हुआ 2 कार्बन कंपाउंड। इसके बाद ये एसिटाइल को एंजाइम्स ए अ सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास हो जाता है और ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, हाइड्रोजन को लॉस करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी और कुछ ATP बन जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो NAD होता है और FAD होता है, ये कोएंजाइम्स हैं, ये रिड्यूस की जाती है, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और ये बन जाते हैं FADH फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ अब हाइड्रोजन की एडिशन हुई यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। तो ये हमारे पास क्रिब्स साइकिल है। ठीक। तीसरा प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब हमारे पास जो NADH बना क्रिब्स साइकिल में और जो FADH बना क्रिब्स साइकिल में, इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन NADH और FADH से रिलीज हो जाते हैं, मतलब NADH भी हाइड्रोजन को लॉस करता है और FADH भी हाइड्रोजन को लॉस करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से पास हो जाते हैं। साइटोक्रोम क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन आता है एक साइटोक्रोम में, फिर वो पास करता है हाइड्रोजन को दूसरे साइटोक्रोम में, फिर वो तीसरे में, फिर वो चौथे में, और प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बट वाई दिस हैपन? यहाँ पर ये साइटोक्रोम का क्या काम है? तो बेटा याद रखिए, जब हाइड्रोजन एक साइटोक्रोम से पास होता है दूसरे में, इसी दौरान ये एनर्जी को लॉस करता है और इसी एनर्जी की बुनियाद पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों कंबाइन होते हैं और ATP बनता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। यहाँ पर फाइनली जो हाइड्रोजन है या जो इलेक्ट्रॉन है, ये तमाम साइटोक्रोम से पास हो जाता है और फाइनली ये आता है और रिएक्शन या रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, इस टोटल प्रोसेस में कितने ATP बनते हैं? तो नेट हमारे पास 38 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं कुछ, तो हमारे पास टोटल 36 ATP नेट हम हासिल करते हैं। टोटल 38 बनते हैं और नेट हमारे पास 36 आती हैं प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर आप वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कितने ATP बनते हैं, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने ATP बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान कितने ATP बनते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस पर हमने बार बार इस चैप्टर में बात की। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है,
एनारोबिक में ज़रूरत ऑक्सीजन की नहीं होता। नंबर ऑफ एटीपी एरोबिक में 36 प्रोड्यूस होते हैं, एनारोबिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड या इथेनॉल प्लस CO2 है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इम्पोर्टेंस एरोबिक के ये हैं कि ये सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं हायर ऑर्गेनिज्म के लिए या यूकेरियोट्स के लिए। एनारोबिक जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं पर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते और शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में भी वो ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इससे हम इथेनॉल, चीज़, योगर्ट वगैरह भी इस पर बनाते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान फ़र्क क्या है। तो हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती हैं केमिकल एनर्जी में और रेस्पिरेशन के दौरान जो केमिकल एनर्जी मौजूद है वो रिलीज़ हो जाती हैं और सेलुलर एक्टिविटी में यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पर रिलीजिंग इसका होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट बनते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट आते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट किया जाता है बाई प्रोडक्ट के तौर पर। रेस्पिरेशन के दौरान ये ज़रूरी होता है इसका लेना। फोटोसिंथेसिस हमारे पास ग्रीन प्लांट, अलगी और कुछ बैक्टीरिया में होता है और रेस्पिरेशन का अमल तमाम प्लांट या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें फॉर्मेशन होता है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से बॉडी वेट गेन करता है, रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी वेट लॉस करता है। फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ दिन के वक्त होता है जब सनलाइट अवेलेबल हो और रेस्पिरेशन का अमल 24 आवर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बारे में जर्नल डिफरेंसेस थे। होम असाइनमेंट बेटा आप लोगों के लिए क्या है, राइट एंड मेमोराइज डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो लास्ट हमारा स्लाइड था ये आप लोगों के लिए आज की क्लास में होम असाइनमेंट होगा। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी हैं, फर्दर कमिंग क्लास में पढ़ेंगे।